हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडर वैल्यूड ईएमएस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। अगर आप देखोगे तो ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ईएमएस इंडस्ट्री के जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ट्रिपल डिजिट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और जो वो ग्रोथ दिखा रहे हैं करंटली वो जो है जस्टिफाइड नहीं है फिलहाल कुछ स्टॉक्स को छोड़कर। तो इस स्पेस के अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना जो है एज अ इन्वेस्टर हमारा काम होता है। और मुझे जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मिला है ईएमएस स्पेस के अंदर जिसके वैल्यूएशन भी कम है और वो बिजनेस का परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें ना तो डिसेंट परफॉर्मेंस जो है बिजनेस दिखा रहा है। अब ईएमएस स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ईएमएस स्पेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्पेस है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके साथ साथ आपके एक्सपोर्ट्स के अंदर भी इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और गवर्नमेंट आपका जो पीएलआई स्कीम इंसेंटिव है वो लेकर आकर ये जो है ईएमएस सेक्टर के लिए एक चेरी ऑन द टॉप हो गया है। क्योंकि ईएमएस सेक्टर की जो कंपनीज है वो जितना ज़्यादा केपेक्स करेगी जितना ज़्यादा स्पेंड करेगी उन्हें गवर्नमेंट जो है एक सब्सिडी देगी जिसे ये लोग जो है पीएलआई इंसेंटिव बोलते हैं। अब जितना ज़्यादा इनको पीएलआई इंसेंटिव मिलेगा ना इन कंपनीज को उतना ज़्यादा इन कंपनीज के पीएनएल स्टेटमेंट पे इनके ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा। अब जिस स्टॉक के बारे में हम आज बात करेंगे वो है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। अब इस स्टॉक के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे ना बॉस तो इसका वैल्यूएशन सिर्फ 54 के पीई पे ये कंपनी जो है करंटली ट्रेड कर रही है। आप बाकी एमएस स्टॉक्स देखो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज देखो, केन्स जैसी कंपनीज देखो, अगर हम केन्स की भी वैल्यूएशन देखें जो कि इसकी वन ऑफ द पीयर कंपनी है वो करंटली जो है 136 के पीई पे ट्रेड करती है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की वैल्यूएशन देखूं तो वो भी कुछ 79-80 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी हालांकि हमें जो है करेक्शन देखने मिला इस स्टॉक के अंदर। और ईपैक ड्यूरेबल की बात करूँ तो वो भी कुछ 80 के आसपास ट्रेड करता है। तो सिरमा एसजीएस जो है हमें कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखकर आता है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, अगर आप सिरमा एसजीएस का प्राइस देखोगे, चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसका चार्ट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे क्योंकि इसके प्राइस के अंदर हमें इतना ड्रास्टिक फॉल देखने क्यों मिला। रीज़न क्या है, बिजनेस ने एक चीज़ प्रॉमिस की थी और मैनेजमेंट ने जो है वो चीज़ डिलीवर नहीं की, इसलिए स्टॉक प्राइस जो है एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। और जैसे ही आपको पता है हर स्टॉक प्राइस जो है दो चीज़ों से चलता है, एक है आपकी अर्निंग्स और दूसरी जो चीज़ होती है वो है आपका परसेप्शन। अगर आपको आपके स्टॉक प्राइस का जब परसेप्शन पॉजिटिव हो जाता है तब अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है रिटर्न देना स्टार्ट कर देता है। जैसे करंटली अभी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज कर रही है, रिजल्ट सबके खराब आ रहे हैं लेकिन परसेप्शन सबका पॉजिटिव है। और उसी तरीके से अगर उस परसेप्शन को सस्टेन करने के लिए अर्निंग स्ट्रांग नहीं आती है तो ये जो है एक बहुत बड़ा दिक्कत है। अगेन हम कंपनी की तरफ बढ़े तो हम जो है सिरमा का पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। सिरमा का मॉडल अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो है ईएमएस स्पेस के अंदर एक कंपनी है। अब ये लोग जो है जैसे अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखोगे, ईपैक देखोगे तो ये लोग मैक्सिमम कंज्यूमर साइड पे डील करते हैं। लेकिन सिरमा के केस में अगर हम बात करें तो इनके कंज्यूमर से जो है 35% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 29% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, ऑटोमोटिव से 22% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, हेल्थ केयर से 8% ऑफ रेवेन्यूज करते हैं और रेलवे एंड आईटी से ये लोग जो है 7% ऑफ रेवेन्यूज करते हैं। अब इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर कंपनी का मैक्सिमम फोकस है क्योंकि कंपनी को जो है अपने मार्जिन इंक्रीज करने अगर आप देखोगे तो इसलिए ये लोग इन दोनों सेगमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कंज्यूमर सेगमेंट अगर आपको पता होगा तो ये सेक्टर जो है ये सेगमेंट जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लो मार्जिन बिजनेस है। आप उसी जगह अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस देखोगे, ईपैक का बिजनेस देखोगे तो इनके केस में भी इनके मार्जिन इतने ज़्यादा क्यों लो है, क्योंकि ये लोग कंज्यूमर साइड डील करते हैं। उसमें भी आपका लोएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो रूम एयर कंडीशनर, उसके अंदर वो लोग डील करते हैं। ये लोग इतना कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर अब भी रिलाई करते हैं लेकिन वहाँ से ये लोग बाहर निकल रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल्स के अंदर ये लोग जो है स्मार्ट मीटर और पावर सप्लाई वाले सेगमेंट के केस में मैक्सिमम काम करते हैं। लेकिन अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्मार्ट मीटर के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं ना वो ये लोग बनाते हैं। ऑटोमोटिव के अंदर ये लोग बैटरी कंट्रोलर और ऑटो बनाते हैं, इसके साथ साथ ईवी क्लस्टर ऑटो बनाते हैं। हेल्थ केयर के अंदर ये लोग जो है एचबी मीटर हेल्थ केयर बनाते हैं, एक मसल टोनिंग के लिए कुछ मशीन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो ये लोग बनाते हैं। और रेलवेज के लिए ये लोग इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं। पीसीबीए करती है बेसिकली प्रिंटेड बोर्ड सर्किट असेंबली, आप उस तरीके से समझ सकते हो।
तो इनके सारे सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने मिला था और मैक्सिमम ग्रोथ इस कंपनी को कहाँ से आ रहा था, कंज्यूमर सेगमेंट से। बाकी रेलवे सेगमेंट से अगर आप देखोगे तो रेलवे सेगमेंट जो है थोड़ा ठंडा हो चुका था, क्योंकि रेलवे के अंदर जो स्पेंडिंग है ना गवर्नमेंट की, वो थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। तो ओवरऑल अगर आप सारी रेलवे कंपनीज का सिनेरियो देखोगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन जो है हमें देखने मिलता है, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लो के अंदर स्लो डाउन हो चुका है। क्योंकि इलेक्शन के पहले सारी रेलवे कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और जैसे इलेक्शन हुआ कंपनी का परफॉर्मेंस बस धाड़ से गिर गया, ऑर्डर आने ही कम हो गए। तो ये दिक्कत हुआ आपके रेलवे स्टॉक्स के साथ। फिर इंडस्ट्रियल्स, इनका जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैनेजमेंट की बात करें तो इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है संदीप टंडन, जिनका अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे तो 18+ ईयर्स से जो है ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं। और इनके जो एमडी है जसबीर गुजरल, वो जो है उनका 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैनेजमेंट, प्रमोटर वगैरह जो है इस कंपनी के इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री आउटलुक भी जो है पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं कंपनी के नंबर्स पे कि परफॉर्मेंस किस तरीके से कंपनी का, ठीक है। तो अगर हम क्वार्टरली नंबर्स देखें इस कंपनी के, तो कंपनी के अंदर पिछले कुछ क्वार्टर के पहले अच्छी खासी ग्रोथ आ रही थी, लेकिन अगर आप सितंबर वाले क्वार्टर में देखोगे तो ग्रोथ जो कंपनी की है वो स्लो डाउन हो चुकी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 17% से ग्रो किया है कंपनी ने अपना टॉप लाइन सितंबर के अंदर, आई थिंक Q2 के अंदर, और Q3 के अंदर अगेन 23%, और Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है टॉप लाइन के अंदर डी ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब ये डी ग्रोथ क्यों देखने मिल रहा है हमें टॉप लाइन के अंदर, उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा रीजन है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि इनका जो कंज्यूमर वाला डिवीजन है ना, वो वहां से जो रेवेन्यूज आते हैं ना वो रिड्यूस करते जा रहा है। उस सेगमेंट वाले जो रेवेन्यूज है ना उनको स्टॉप कर रहा है, और मैक्सिमम फोकस इनका आपके इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव वाले बिजनेस के ऊपर फोकस है, क्योंकि वहां पे मार्जिन बेटर हो रहे हैं। तो अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखोगे बिजनेस का तो वो भी बेटर होते जा रहा है। ईएमएस स्पेस के अंदर एक और कंपनी है जिसका मार्जिन प्रोफाइल बहुत अच्छा है, केन्स टेक्नोलॉजी नाम है उस कंपनी का। केन्स भी जो है अलग अलग सेगमेंट के अंदर काम करती है, सिर्फ कंज्यूमर के अंदर काम नहीं करती है। इसलिए अगर आप केन्स के केस में देखोगे तो इनके मार्जिन जो है अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हमें देखने मिलते हैं। तो उसी तरीके से सिरमा एसजीएस भी जो है उसी तरीके का प्लेयर बनने के लिए ट्राई कर रहा है। अब अगेन अगर आप कैश फ्लोज वगैरह देखोगे तो कैश फ्लो वाइज अगर हम 2024 में देखें तो कैश फ्लो इसके नेगेटिव थे, लेकिन 2025 में अगर आप इनके कैश फ्लोज देखोगे तो कैश फ्लो जो है पॉजिटिव हो गए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अब जो है इनके रिसीवेबल्स थोड़े इंक्रीज हो गए, क्योंकि इनका जो इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट है ना जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिसीवेबल्स के अंदर दिक्कत है। इनफैक्ट आपका जो स्मार्ट मीटर वाला है वहाँ पे तो ऑलरेडी कंपनी जो है गवर्नमेंट के साथ काम करती है, और जहाँ गवर्नमेंट काम करती है वहाँ पे आपको पता ही है कि रिसीवेबल्स के अंदर जो है दिक्कत आ जाता है। तो यही इस कंपनी के साथ जो है देखने मिल रहा है। अब इस कंपनी के इंटरेस्टिंग कॉन कॉल की तरफ बढ़ते हैं हम कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने जो है क्या क्या बताया FY26 के लिए। अब इसके पहले हम कॉन कॉल के ऊपर बढ़े, मुझे आपको एक बात बतानी है कि यार इन्होंने क्या किया था। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको पता है तो मेरा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लाइव हो चुका है। मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, जहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। आपको बस ये फॉर्म फिल करना है और पेमेंट करना है, और आपका पेमेंट प्रूफ सबमिट करना है, और उसके बाद आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो मैं जो है आपको 1-on-1 आकर कनेक्ट करूँगा और आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप लेने का चांस मिलता है मुझसे, जहाँ आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। मार्केट के आपके कोई भी डाउट्स है, कोई कंपनी सेक्टर रिलेटेड डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। ये कोई आपके बोरिंग स्टॉक मार्केट कोर्स की तरीके से नहीं है, ये 1 मंथ लाइव प्रोग्राम है, एकदम इंटरैक्टिंग होता है हम दोनों के बीच में, और बाकी ग्रुप मेंबर से भी जो है आप इंटरैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको पता है तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ढूंढना। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है मैं डेली डिस्कस करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक वीडियो यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं हमारे जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं उनसे डेली 4 to 5 स्टॉक्स जो है शेयर करता रहता हूँ, उनके नंबर्स किस तरीके के आते हैं, और हम लोग जो है डेली बेसिस पर स्टॉक्स को जो है ट्रैक करते रहते हैं, ताकि वो लोग भी जो है अपडेटेड रहे अपॉर्चुनिटी से। और इसके साथ साथ आपको जो है एक्सेस मिलता है मेरे रिसर्च का, आप मेरी रिसर्च यूज़ कर सकते हो, और आपको आइडिया लगेगा कि कौन से सेक्टर के अंदर किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मैंने जो है अभी तक ओवर 100+ लोगों को मेंटर कर दिया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप देखोगे तो अगर आपको चांस चाहिए मुझसे मेंटरशिप लेने का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, बहुत कुछ, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आए मुझे अभी तक। अब आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते, कंपनी की तरफ जाते। अगेन अगर मैं सिरमा की बात करूं तो इनके कॉन कॉल के बारे में बात कर रहे थे, राइट। अब
कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया पता है क्या, पहले इन्होंने गाइडेंस दिया 4,500 करोड़ रेवेन्यू का कुछ, अब मुझे एग्जैक्ट, हाँ 4,500 करोड़ का। कंपनी ने ये बताया कि ये लोग 40 to 45% से ग्रो करेंगे, लेकिन जो रेवेन्यू का इन्होंने गाइडेंस दिया ना वो इन्होंने मीट नहीं किया, इन्होंने हाई मार्जिन से मिस कर दिया वो गाइडेंस। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट Q3 के अंदर आकर बोलता है कि हमें जो है कंज्यूमर सेक्टर से जो रेवेन्यूज आ रहे हैं ना वो रिड्यूस करना है, और हमें मैक्सिमम फोकस कहाँ करना है, अपने मार्जिन के ऊपर। तो इन्होंने एबिटा मार्जिन का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास का दिया था। अगर आप इनके एबिटा मार्जिन देखोगे तो 9% के आसपास आए 2025 के अंदर। तो एबिटा का गाइडेंस इन्होंने क्या दिया था, 300 के ऊपर रहेगा, वो जो है इन्होंने अकम्प्लिश किया है। लेकिन इनका जो रेवेन्यू वाला गाइडेंस है ना 45% का, वो इन्होंने मीट नहीं किया, 20% से ही ग्रो किया है। ये इस कंपनी के ऊपर जो है मैं एक रेड फ्लैग रखूंगा कि यार इन्होंने जो गाइडेंस दिया था ना मैनेजमेंट ने वो मीट नहीं करा। तो इसके वजह से स्टॉक अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला जब आप एक्सपेक्टेशन देते हो गाइडेंस देकर तो स्टॉक के अंदर वो परसेप्शन रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन अगेन आपकी अर्निंग्स जब सस्टेन नहीं कर पाती है तो आपका स्टॉक जो है सफ़र करता है, स्टॉक प्राइस की जो रैली है वो सस्टेन नहीं कर पाती है। अब इसके बाद गाइडेंस की बात करें, FY26 के लिए मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है 30 to 35% के आसपास अपनी टॉप लाइन ग्रो करेंगे इन द ईयर आपका FY26। मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने कुछ 8% के आसपास का दिया है। करंटली अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो 9% के आसपास है, तो वहाँ से इन्होंने थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। लेकिन मैनेजमेंट बता रहा है कि हम आगे जाकर जो है इस गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर देंगे, तो देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है। अब FY26 के अंदर मैनेजमेंट ने जो 30 to 35% का गाइडेंस दिया हुआ है ना, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक है। मैंने इनका इंटरव्यू भी देखा था आपका NDTV के ऊपर, NDTV या CNBC पे इनका मैनेजमेंट का कुछ इंटरव्यू था, और इसके साथ साथ इनका कॉन कॉल भी रीड करा था। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट ने एक लाइन बोली जो कि मुझे नहीं पसंद आई, कि इनका जो गाइडेंस है ना बॉस, उसके अंदर दिक्कत क्या है कि इनका गाइडेंस, ये लोग एबिटा के गाइडेंस पे स्टिक करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये लोग 30 to 35% ग्रो हो। लेकिन मुझे लगता है 2026 में ये अचीव हो जाएगा टारगेट, होपफुली, क्योंकि कंपनी का बेस अभी भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अचीवेबल लगता है ये टारगेट। फिर मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कंपनी क्या कर रही है, कंज्यूमर वाले सेगमेंट से जो है रेवेन्यूज रिड्यूस कर रही है। तो 35% था FY25 के अंदर आपका कंज्यूमर सेगमेंट, जो कि FY26 के अंदर 30% के आसपास आ जाएगा। तो इनके मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियल की तरफ जा रहे हैं और आपके ऑटोमोटिव सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप इंडस्ट्रियल सेगमेंट की तरफ जाते हो और ऑटोमोटिव सेगमेंट की तरफ जाते हो, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना, जो आपके नंबर ऑफ रिसीवेबल्स है ना, वो इंक्रीज हो जाएंगे इस साइकिल के अंदर। तो ये एक नेगेटिव साइन है जो कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। मतलब ओवरऑल ठीक है यार, आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें मूव होती है। कंज्यूमर सेक्टर के अंदर, कंज्यूमर स्पेस के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं था रिसीवेबल्स का, वर्किंग कैपिटल साइकिल का। इसमें रिसीवेबल्स क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि अगेन आप स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर हो। स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर रिसीवेबल्स का इशू है, क्योंकि कंपनीज गवर्नमेंट के साथ काम करती है। फिर इसके साथ साथ इनके जो सबसे हाई मार्जिन वर्टिकल्स है वो है इनका इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट, ऑटोमोटिव वाला सेगमेंट और हेल्थ केयर वाला सेगमेंट, जहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल्स एक्चुअली अच्छे हैं। और ये लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, इनका जो कंज्यूमर वाला बिजनेस है ना, वहाँ पे कैप लगा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये लोग कैप लगाएंगे, तो ये बिजनेस जो है ये वाले मार्केट शेयर से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, ये वाले परसेंटेज शेयर से ऑफ टॉप लाइन, और बाकी बिजनेसेस ये लोग ग्रो करेंगे। तो वहाँ से जो है 30-35% का गाइडेंस इन्होंने दिया है उस हिसाब से। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक अगर आप कंपनी का देखोगे तो 5,100 करोड़ to 5,200 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मैक्सिमम ऑर्डर बुक जो है इनका ऑटोमोटिव से आ रहा है 25 to 27% के आसपास। फिर उसके बाद कंज्यूमर से 30% आ रहा है, जिसे ये लोग कैप कर कर रखने वाले हैं। और इंडस्ट्रियल से अगर आप देखोगे तो 28 to 30% के आसपास जो है इनका ऑर्डर बुक है, और बचा हुआ IT और हेल्थ केयर से। अगेन एग्जीक्यूशन साइकिल की अगर हम बात करें तो इनकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वैरी हो सकती है। कंपनी ने ये बताया कि कुछ ऑर्डर जो है शॉर्ट टर्म है और कुछ ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म है, जो कि 18 मंथ्स तक भी जा सकते हैं। अगेन इनका गाइडेंस इन्होंने दिया है वो इनके करंट ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन के हिसाब से दिया है, जो कि एग्जीक्यूटेबल लगता है। अगेन टैरिफ और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रम्प वाले सीन से क्या ये कंपनी इफेक्ट होती है क्या। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाई यूएस ने, तो इंडिया के पास जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट भी बोल रहा है। करंटली इनके एक्सपोर्ट जो है 860 करोड़ के आसपास है, जो कि 23% ऑफ रेवेन्यू है। एक्सपोर्ट के ऊपर ये लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग 100 करोड़ के आसपास अचीव कर ले। बट ये टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ की वजह से थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
तो 1000 करोड़ का गाइडेंस इन्होंने दिया हुआ है एक्सपोर्ट के लिए। देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है। अगेन आपको इस कंपनी के अंदर एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने 2 बार गाइडेंस दिया और वो 2 बार गाइडेंस जो है मीट नहीं किया, तो ये मुझे एक नेगेटिव साइन लगा इस कंपनी के बारे में। फिर इसके साथ साथ अगर आप इनकी डिमांड देखोगे तो यूरोप के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, यूरोप के मार्केट के ऊपर, लेकिन डिमांड वहाँ से थोड़ी म्यूटेड देखने मिल रही है हमें। अगेन केपेक्स की बात करें तो कंपनी जो है FY25 के अंदर कुछ 180 करोड़ का केपेक्स करी है, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया है इन्होंने। और पीएलआई और कंपोनेंट बेसिस पे बात करें तो इनका जो केपेक्स है वो कुछ 300 to 1000 करोड़ के बीच में रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट एंड द स्केल। फिर इसके बाद जो है सेगमेंट मिक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्पेसिफाई किया, कंपनी जो है लो मार्जिन टू आपके हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ जा रही है। कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर आपके वॉल्यूम जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई होते हैं, तो उस सेगमेंट के अंदर आपका जो एसेट टर्नओवर होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है बिजनेस का, लेकिन वो भी जो है अभी थोड़ा सा रिड्यूस होने के जो है चांसेस है। इन्होंने अभी 20 to 25 कस्टमर्स एड ऑन किए 2025 के अंदर, जिसमें से 75% आपके वही 2 कैटेगरी से मार्जिन एक्रेटिव कैटेगरी से। अगेन पीएलआई इंसेंटिव इन्हें 35 to 36% के आसपास मिले। अब स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि इन्हें स्लो डाउन नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्मार्ट मीटर सेक्टर के अंदर देखोगे तो जीनस पावर जैसी कंपनीज है जो एक्चुअली स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, लेकिन उन्हें जो है ऑर्डर्स के अंदर उनके थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से ट्रैक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो बाकी तो कॉनकॉल के बारे में बस इतना ही था कंपनी के बारे में। और फिर इसके बाद अगर हम इनके ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ देखोगे तो इनके कुछ 14 के आसपास ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ है और 4 R&D सेंटर्स है। अब आ जाते हैं थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें इस बिज़नेस की तो 54 के आसपास जो है इसका PE बन रहा है। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30 to 35% के आसपास जो है बिजनेस ग्रो करेगा। अब आप इस बिजनेस को जो है 2 तरीके से वैल्यू कर सकते हो, एक तो आप पीई के थ्रू वैल्यू कर सकते हो, दूसरा EV to EBITDA के थ्रू वैल्यू कर सकते हो। तो आप दोनों तरीके से वैल्यू कर सकते हो, जिससे अगर मैं कंपैरेटिवली बाकी बिजनेसेस से कंपेयर करूँ तो पीई ने 30 to 30 पीजी ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने 30 to 35% का गाइडेंस दिया है। वो लोग ग्रो कर रहे हैं 35% के आसपास और उसमें उनके वैल्यूएशन पड़ा है 80-90 के आसपास। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आपका ईपैक भी जो है 30% के आसपास ग्रो कर रहा है, उनका भी वैल्यूएशन 80 के आसपास है। केन्स का भी वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। और आपकी एमट्रॉन नाम की एक छोटी सी कंपनी है, SME कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक है वो भी, तो उनका भी वैल्यूएशन जो है थोड़ा सिरमा के आसपास ही है। तो वैल्यूएशन वाइज तो डिसेंट लग रही है कंपनी और अंडर वैल्यूड भी लगती है थोड़ी, लेकिन अगेन एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन इस कंपनी का ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना 2 इंस्टेंसेस हुए जहां हमारा मैनेजमेंट के ऊपर जो वो ट्रस्ट बनता है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, क्योंकि गाइडेंस मीट नहीं हुआ है। मुझे पता है ये लोग मार्जिन एक्रेटिव हो रहे थे, मार्जिन इंप्रूव कर रहे थे, लेकिन अब देखते हैं कि मार्जिन तो इंप्रूव हो गए ना, अब देखते हैं किस तरीके से जो है 30 to 35% का गाइडेंस लाते हैं क्या। करंटली अगर आप पी देखोगे स्टॉक का तो पी 54 के आसपास है। सेक्टर पी अगर आप देखोगे EMS स्पेस के अंदर तो सेक्टर पी स्ट्रॉन्ग है इनका, कुछ 80-85 के आसपास जो है इनका सेक्टर पी आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो कंपनी अंडर वैल्यूड लगती है और परसेप्शंस के थ्रू कंपनी के अंदर री रेटिंग होने का चांस है। और अगर गाइडेंस एग्जीक्यूट करता है मैनेजमेंट तो भी री रेटिंग का चांस जो है कंपनी के अंदर दिखता है। लेकिन आपको इस कंपनी के अंदर ट्रैक करना है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन। बाकी बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है कंपनी का। एक बिजनेस की बात मैं अच्छी बोलूँ तो इन्होंने जो है अभी ये लोग जो है कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ, कैश फ्लो ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक पॉजिटिव बात है अगेन। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स इन्होंने इंप्रूव किए। आप अगर नोटिस करोगे तो कोई भी बिजनेस जो है अपने मार्जिन्स की तरफ मूव होता है ना, तो वो मार्जिन्स हमें चेंज क्यों देखने मिलता है, इनके प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। तो जब प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट होता है ना तो बिजनेस का मार्जिन भी जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो शर्मा के बारे में ये जो वीडियो है ना मैं इतना ही रखूंगा, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इतना ही रखते वीडियो। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए और आपको भी चांस मिलेगा मुझसे मेंटर होने के लिए। तो इतना ही रखते हैं यार, मज़ा आया मेरे को भी वीडियो बनाने में। और सिरमा एक आपके ट्रैकिंग लिस्ट के अंदर डाल दो और एग्जीक्यूशन ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के अंदर। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।